नर्मदे हर। आपका स्वागत है नर्मदे हर की धरातल पर। और एक बार मैं सबसे पहले तो अपने जुड़ने वालों से आपका परिचय करा दूं कि आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अपनी तथ्यात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक कथनी और लेखनी के लिए जाने जाते हैं। बहुत बेबाक उनकी टिप्पणी होती है, किसी भी परिस्थिति पे बहुत सटीक होती है। ये उनकी कुछ व्यक्तिगत बातें हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, लेकिन इसके अलावा एक परिचय है जो उन्होंने अपने काम और अपनी योग्यता से बनाया है कि वो असम से विधायक हैं और वहाँ की जनता को अपने स्नेह से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से पालते हैं। और मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपने इतने व्यस्त समय से और तकनीकी इतनी रुकावट के बाद भी हमसे जुड़ने की कोशिश की, प्रयास किया। तो स्वागत है आपका हमारे नर्मदे हर की धरातल पे। नमस्कार सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज विशेष दिन है क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा तट से कई लोग अब तक जुड़ चुके हैं, लेकिन आज पहली बार ब्रह्मपुत्र के तट से कोई व्यक्तित्व हमसे जुड़ा है। और हमने ये जल शपथ का जो प्रोग्राम रखा है वो इसीलिए रखा है क्योंकि जल को लेके अब उदासीनता बढ़ रही है और संकट आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप उसी पे अपने कुछ सुझाव हमसे साझा करें और थोड़ा सा हमें ब्रह्मपुत्र के बारे में भी बताएं। जी, जैसे आप सबको पता है कि पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। जिस तरह से आप इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं, लेकिन मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है। कोशिश करूंगा कितना बोल सकता हूँ। मैं पुत्र का तट से आता हूँ और आपको पता है कि ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मपुत्र, ये नदी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। 2900 किलोमीटर उसका लंबाई है। जैसे इंदास को भी कहा जाता है कि 2900 की है, उस तरह से ब्रह्मपुत्र भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है भारतवर्ष का। और इट इज द ओनली मेल रिवर इन द कंट्री। पुरुष, ब्रह्मपुत्र का माने ब्रह्मा का पुत्र, इसलिए पुत्र तो पुरुष है। दिस इज द ओनली मेल रिवर इन द कंट्री। और हम सबको पता है कि ये कैलाश रेंजेस जो है, कैलाश पर्वत जो है, वहीं से उसका जन्म होता है। उसका जो रेंज है, एलिवेशन है, करीबन 5300 मीटर की उसका एलिवेशन है। और ये तिब्बत से लेके आज, अभी तिब्बत तो जो है वो चाइना में है, तिब्बत से उसका फ्लो होके पहला जो राज्य है हमारे भारतवर्ष का वो है अरुणाचल प्रदेश, वहां प्रवेश करता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर ये असम में पहुंचती है। असम के बाद ये बंगाल होते हुए बांग्लादेश होके बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। अभी जब तिब्बत में इनको, इस ब्रह्मपुत्र को संगफो नाम से जाना जाता है, रिवर संगफो। और जो ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति है, किमायुंग डुंग बोल के ग्लेशियर है, और उसी ग्लेशियर से ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका जन्म होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का एक क्या खासियत है कि जब वो चाइना से निकल के इंडिया तक आता है तो उसका स्पीड बहुत हाई होता है, क्योंकि उसका एलिवेशन जो इंक्लिनेशन जो है वो बहुत खड़ी नदी जिसको बोलते हैं, बहुत स्टीप है। इसलिए खड़ी होने के कारण तो वो पानी बहुत स्पीड से बहता है। और जैसे वो असम में प्रवेश करता है तो वो काफी धीमी हो जाता है, क्योंकि उसका जो बेड है वो काफी समतल हो जाता है, मतलब वो स्टीप से थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। और उसी के कारण काफी सेडिमेंटेशन हो जाता है, काफी जो बालू रेत है और दूसरे जो इरोशन होता है वो सेटल हो जाता है उस बेड में। और इससे क्या होता है कि रिवर ब्रह्मपुत्र का चौड़ाई भी बहुत बढ़ जाता है। कई ऐसा जगह है जहां 5.5-6 किलोमीटर जो है उसका चौड़ाई हो जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेडिमेंटेशन। और जैसे ये बेड ऊपर हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, तो हमें फ्लड के लिए भी खतरा ज्यादा बन जाता है। इसलिए आपको पता है कि हर साल कभी ऐसा भी होता है कि 3 बार 4 बार भी
हमारे असम में फ्लड्स आता है और कई हजारों हेक्टर्स, लाखों हेक्टर्स जो है पानी में डूब जाता है। एंड हमारे काफी लॉसेस होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में लॉसेस होते हैं, प्रॉपर्टी लॉसेस होते हैं, कैटल लॉसेस हो जाते हैं, कई समय में तो प्राण भी हानि हो जाता है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी को बचाने के लिए और उसका इरोशन बंद करने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन हुआ था, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर पाया। फिर जब अटल जी की सरकार आया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिवर लिंकिंग की बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात था। उन्होंने जो आइडिया रखा था कि भारतवर्ष के जितने नदी है उनको यदि लिंकअप किया जाए तो शायद हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स की समाधान हो सकता है। जैसे असम के लिए फ्लड का प्रॉब्लम, और जो मध्य भारत है उनका जो ड्रॉट इश्यू होता है, जहां पे पानी के कम हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, उनको पानी मिल सकता है रिवर लिंकिंग से। जहां ज्यादा पानी वहां वो कंट्रोल होकर निकल जाएगा, और जहां कम पानी वहां पे पानी का फ्लो बढ़ जाएगा। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कंसेप्ट लाया था रिवर लिंकिंग का, आज भी हम लोग यहाँ पे यही बात कहते हैं कि शायद रिवर लिंकिंग यदि सही ढंग से हो जाए तो भारतवर्ष में कोने कोने में पानी का कोई तकलीफ नहीं रहेगा। कि हमारे पास पानी के अभाव नहीं है, वी हैव लॉट ऑफ वाटर, लेकिन हम यहाँ से पानी भेजे कैसे? तो भेजने के लिए वो लिंकिंग होना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे गंगा को हम लोग एक स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हम लोग देखते हैं, इट इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, और गंगा के ऊपर जो प्रदूषण है उस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई स्कीम्स लाया, कई प्रकल्प लाया, और मेरे ख्याल से कई हजार करोड़ रुपया खर्चा किया गया। लेकिन एक छोटा सा कोरोना ने काफी मदद आया। जैसे लॉकडाउन हुआ और फिर 1000 करोड़ हमारे बच गए, और उससे हमारा जैसे फैक्ट्रीज बंद हुआ तो गंगा जी तो एकदम साफ होने लगे, क्लीन होने लगे। तो लेकिन ब्रह्मपुत्र के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं है, क्योंकि हमारा जो राज्य है या नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, इसमें एक बॉटल नेक है। रेस्ट ऑफ दी जो कंट्री है उसके साथ में एक लैंडलॉक है, क्योंकि जैसे बंगाल से आप सिलीगुड़ी तक आते हैं तो एक चिकन नेक बन जाता है, और एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ तिब्बत है, चाइना है। तो इसलिए एक चिकन नेक होने के कारण हमारे यहाँ पे एक जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है, जहां पे फैक्ट्रीज या अदर डेवलपमेंट्स के लिए काफी रोक हो जाता है। प्लस देन देयर आर अदर लॉजिस्टिक्स इशू, जिसकी वजह से हमारे यहाँ फैक्ट्रीज काफी कम है, और है भी तो एकदम ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर नहीं है, जिससे कि कोई भी डिस्चार्ज जो है वो ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर डायरेक्टली नहीं जाता है। तो वी हैव बीन वेरी केयरफुल अबाउट इट। अभी जितना भी डेवलपमेंट आ रहा है, फैक्ट्रीज बन रहे हैं, उसमें ये ध्यान दिया जा रहा है कि जो गलती हमने गंगा के साथ हुआ है वो रिपीट ब्रह्मपुत्र से ना हो। तो इसलिए जब भी फैक्ट्रीज बनाया जाता है, हॉस्पिटल डिस्पोजल्स होता है, सही ट्रीटमेंट होके वो वेस्ट पानी जो है नदी में जाए, तो उससे नदी को बच सकता है, और फ्यूचर में 10 साल, 15, 20 साल, 50 साल बाद भी हमें ये चिंता ना करना पड़े कि ब्रह्मपुत्र को अभी कैसे बचाया जाए। तो इसलिए ये तो हमारे लिए एक बहुत ही मैं कहूँगा नेचुरल एक गिफ्ट है कि जैसे हमारे फ्लड्स आते हैं तो उससे काफी वॉश आउट भी हो जाता है, और उससे एक नया लाइफ मिल जाता है ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी इज अ ब्यूटीफुल रिवर। मुझे पता नहीं आप यहाँ आए कि नहीं आए, मैं स्वागत करूंगा आपको। एक बार ब्रह्मपुत्र नदी को आप आके देखिए, यहाँ कोई कार्यक्रम करिए, और यहाँ पे जो हमारे द्वीप है, द स्मॉलेस्ट द्वीप, द रिवर आइलैंड उमानंद बोल के है, वहाँ महादेव का एक मंदिर भी है वहां पे, और सबसे छोटा द्वीप है, गुवाहाटी शहर से एकदम बीच में है, और उस तरह के कई हमारे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी ब्रह्मपुत्र के तट पे है, और मेजर हमारे सिटीज हैं, डिब्रूगढ़ है, फिर हमारे गुवाहाटी है, हमारे कामाख्या मंदिर जो हमारे शक्तिपीठ में आता है, कामाख्या मंदिर भी एकदम ब्रह्मपुत्र के तट पे है। वहां एक बहुत सुंदर बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ में है। तो इसलिए
ब्रह्मपुत्र रिवर को जैसे हमारे सरकार आने के बाद भी वी हैव गिवन लॉट ऑफ एम्फेसिस कि इसका जो इरोशन प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि रिवर ब्रह्मपुत्र का सबसे मेजर प्रॉब्लम इरोशन का है। सेकेंडली, जो पानी बचाव के लिए आप जो बात बोले हैं इस तरह से, ड्रिंकिंग वाटर, एक कहावत है कि वाटर वाटर ऑल अराउंड बट नॉट ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। ये जो एक स्थिति है, क्योंकि पानी के अभाव नहीं है लेकिन पी नहीं सकते हैं, तो पीने लायक जो बात आता है, आज पूरा गुवाहाटी शहर आप कह सकते हैं कि वी आर डिपेंडेंट ऑन दी ब्रह्मपुत्र। आज डिब्रूगढ़ शहर जो है डिपेंड करता है ब्रह्मपुत्र के ऊपर। वही पानी जो है हम उसको फिर फिल्ट्रेशन होके घरों में दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े स्कीम्स बने हैं हमारे शहर में, और जहां जहां नदी नहीं है तो पता ही है फिर ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, और ग्राउंड वाटर में तो काफी प्रॉब्लम्स आता है। एक साइनाइड प्रॉब्लम, क्या कहते हैं आपके, फ्लोराइड प्रॉब्लम्स आता है, अदर केमिकल इश्यूज आ जाते हैं, तो उसमें आपको ट्रीटमेंट के लिए भी काफी पैसा खर्चा हो जाता है। इसलिए वन ऑफ द easiest and safest water to drink, I believe, is the river water. कोई भी नदी हो, रिवर वाटर सबसे सेफ होता है, क्योंकि वो खुली में होता है, उसको ऑक्सीजन मिलते रहता है। खाली उसको थोड़ा सा फिल्ट्रेशन करके उसको यदि साधारण से ट्रीटमेंट करके भी आप घरों में दे सकते हैं। इसलिए नदी को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नदी को बचाने के लिए हमें जितना भी जो प्रयास अभी सरकार कर रही है, कई एनजीओ भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क कि किस तरह के उनको प्रिजर्व किया जाए। और हमारे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिसमें वन हॉर्न राइनो, जो वन हॉर्न राइनो है, गेंडर, हिंदी में क्या बोलते हैं, गेंडर बोलते हैं जी शिप्रा जी? जी जी जी। तो ये वन हॉर्न राइनोस जो है ये काजीरंगा में मिलता है, और एंटायरली जो ये इकोसिस्टम है ये टोटली ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। जो मानस है हमारे दूसरा है। इस तरह से कई हमारे, और इंटरेस्टिंगली जब हम असम से आगे निकल जाते हैं अरुणाचल में, वहां पे कई ट्रिब्यूटरीज हैं। क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे वो चाइना ने अभी एक स्टोरी आया था, आपको पता होगा, कि वो ब्रह्मपुत्र रिवर को डाइवर्ट करना चाहता है, और डाइवर्ट करके वो चाइना में ही उसको फ्लो बढ़ाना चाहते हैं। तो अब चाइनीज तो कुछ भी कर सकते हैं। चाइनीज जो है वो हमेशा जो है धोखेधारी में रहता है, किस तरह से पृथ्वी को ये लोग लूटेगा, इस तरह का उनका मानसिकता होता है। तो दे वांट टू डाइवर्ट दी रिवर ब्रह्मपुत्र। लेकिन उस हालत में यदि ब्रह्मपुत्र आ जाता है तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगा, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ओरिजिनल जो सोर्स है, जहां से उत्पत्ति होता है, जैसे मैंने बोला तिब्बत में इसको संगफो बोल के बोलते हैं, और जो ग्लेशियर है चिमायुंगडुंग, तो वो ग्लेशियर से जब पानी निकलता है, मान लीजिए चाइना वहां पे कुछ ब्लॉकेट करता है, डाइवर्ट करता है, डैम बना देता है, तो वो शिफ्ट होने से भी हमारे पास इतना ट्रिब्यूटरीज हैं अरुणाचल से या असम से आके ब्रह्मपुत्र में वो लिंकअप होता है, और हमारे यहाँ इतना बारिश होता है कि हम रिवर ब्रह्मपुत्र को उसको ईंधन हमेशा दे पाएंगे। उनका पानी का जो है, तो उसमें फर्क आ सकता है कि अबाउट 30 to 35% का एक फर्क आ सकता है पानी में, यदि चाइना हमारे साथ कोई गलत काम कर दिया तो। लेकिन दैट वुड बी अराउंड 30 to 35%। बट ब्रह्मपुत्र इज सच ए माइटी रिवर, इज सच ए ग्रेट रिवर। और जैसे नाम ही बोलता है कि ब्रह्म का पुत्र है, तो ब्रह्म का पुत्र का कभी, मैं समझता हूं, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। ब्रह्मपुत्र का कभी हत्या नहीं हो सकता है। ब्रह्मपुत्र तो हमेशा जीवित रहेगा और लोगों को जीवित रखेगा, इस भारतवर्ष को जीवित रखेगा। तो इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी में जितना भी ट्रिब्यूटरीज आके शामिल हो जाता है, उसमें इतना पानी है, मैं समझता हूं तब भी यदि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली भारतवर्ष में किया जाएगा तो ये पानी हम आपके यूपी तक, बिहार तक, इवन हम लोग राजस्थान वगैरह तक, मध्य प्रदेश तक भी हम लोग यहाँ से पहुंचा पाएंगे। और मैं समझता हूं, मैं आज इसी मौके में मैं नमन करता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। महान व्यक्ति थे, और किस तरह से उन्होंने सोचा था कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से इस देश को हम हर तरीका से हम लोग
पानी के नजर से हम बहुत आगे ले जा सकते थे। तो शिवराज जी, मैं आज इतना ही कहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं इतना पंडित आदमी नहीं हूँ, इसमें ज्ञान थोड़ा कम है और समय भी मुझे कम मिला है। मैं आपको बताया था कि हमारे मुख्यमंत्री जी कल हमारे यहाँ आए हुए थे और इसके लिए हमें आपका 3-4 दिन से काफी मेहनत करना पड़ा। अब चुनाव भी आ गया है, अभी 1.5 महीना में हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पहली बार हम लोग यहाँ विधायक बने, पहली बार हमारे यहाँ सरकार है और क्या काम हुआ है इसका फल जो है हमें 1.5-2 महीने के बाद पता चलने वाला है। लोग किस तरह से हमें ग्रहण करते हैं, किस तरह से हमें आशीर्वाद देते हैं। तो यही बातें कह के मैं अपने बात को यहाँ समाप्त करना बहुत बहुत चाहता हूँ। धन्यवाद सर, कई सारी चीजों के लिए। एक तो ब्रह्मपुत्र को आपने इतने सटीक ढंग से बताया, भौगोलिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक महत्व से, और यदि उस पर कोई भी दुश्मन सीमा से वार भी करता है या रोकता है तो उसके बाद के प्रावधानों के बारे में भी बताया और आपने समय दिया। और आपकी जो बैकग्राउंड है वो हमारे देश का गौरव है। मैं उसे भी प्रणाम करती हूँ, आपको भी प्रणाम करती हूँ और आपके आगामी चुनाव के लिए आपको बधाई देती हूँ कि आप शुभकामनाओं सहित विजयी हों और ऐसे ही ब्रह्मपुत्र को सजाते रहें, संभालते रहें और उसके बारे में हमें बताते रहें। नर्मदे हर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।